आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर एक और नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपके टॉपिक का नाम होगा रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी कि वो लाइट जो कि बाउंस बैक हो चुका है, यानी कि जो रिफ्लेक्ट हो चुका है, क्या वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मतलब सिंपल से यहाँ पे कहने का, अच्छा पहले तो ये समझो कि रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता था हमारा। जो लाइट हमने जलाया, यानी कि जो लाइट हमारा गया, वो हमारा कहलाता था इंसिडेंट रे, और जो टकरा के जो हमारा वापस आ गया, हमारे पास बाउंस बैक हो गया, उसको हम लोग कहते थे रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट है, क्या वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकता है क्या। देखते हैं हो सकता है कि नहीं, वही हम लोगों को इसमें देखना है। तो टॉपिक का नाम हमारा यही है। अब इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है देखो। पहला इसके अंदर बात कहा जा रहा है, इफ द रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर आर इंसिडेंट ऑन अनदर प्लेन मिरर देन द रिफ्लेक्टेड रेज आर रिफ्लेक्टेड अगेन। इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आप क्या करो, एक शीशा रखो सामने, उसके ऊपर टॉर्च को जलाओ, ठीक है, और उससे जो लाइट हमारा बाउंस बैक होगा ना, उसके आगे में भी एक दूसरा शीशा रख देना, फिर से हमारा क्या हो जाएगा, लाइट बाउंस बैक होगा। और ऐसा ना हम लोग बचपन में करते थे, याद करो, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है ये। मतलब क्या करते थे, सबसे पहले अपने शीशे को, यानी कि आईने को तिरछा रखते थे, उस पर टॉर्च जलाते थे, और उस पर जो हमारा लाइट गया शीशा पे जो पड़ता था, वो जो लाइट हमारा बाउंस बैक होता था टकरा के, उसके आगे भी हम लोग एक शीशा और रख देते थे, है ना। फिर वहाँ से भी लाइट हमारा बाउंस बैक होता था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, उसके सामने में यदि एक प्लेन मिरर दूसरा रख दिया जाए तो फिर दोबारा वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, और ये होता भी है नॉर्मली। सिंपल सा कहने का मतलब है कि दो शीशा आप बगल बगल में रख दो, इसका जो लाइट टकराएगा वो उस पे जाएगा, और उसका जो लाइट टकराएगा वो किसी तीसरे वाले पे जाएगा, तीसरे वाले के सामने रख दोगे, चौथे वाले पे चल जाएगा। इस तरीके से हमारा ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्टेड लाइट हमारा दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ द फर्स्ट प्लेन मिरर बिकेम इंसिडेंट रेज फॉर द सेकेंड प्लेन मिरर। अच्छा, बहुत ध्यान से समझिए इसको। मतलब कि आपने सपोज करो कि आपके सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। प्लेन मिरर का मतलब जिसमें हम लोग अपना आईना है अपने घर का, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। आपके पास एक प्लेन मिरर है और उस पर आप लाइट जला रहे हो, यानी कि उस पर आप लाइट को सिंपल सा उस पर फोकस कर रहे हो। तो उससे जो लाइट हमारा बाउंस बैक होगा वो तो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा, ठीक है। लेकिन उसके सामने में यदि हम एक शीशा और रख दे तो वो दूसरे वाले मिरर के लिए वही रिफ्लेक्टेड रे किसका काम करेगा, इंसिडेंट रे का काम करेगा, क्योंकि उस पर जाके वो टकराएगा दूसरे वाले मिरर पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है वो जब दूसरे मिरर के पास जाके टकराता है तो वही हमारा रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के जैसा बिहेव करने लगता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो दूसरे वाले मिरर के ऊपर जाके टकराएगा, और टकराने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। तो यही चीज़ है इसमें हमारा कहने का मतलब था। तो सीधा सा यहाँ पे कहने का बड़ा ही बेसिक सा मतलब यहाँ पे आपका ये है कि जब हमारे पास दो मिरर हो तो जो हमारा लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसको यदि हम दूसरे मिरर के ऊपर दोबारा रिफ्लेक्ट करवा दें तो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले मिरर के पास जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे जाएगा वो किसके तरह बिहेव करेगा, इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगा दूसरे वाले मिरर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही था हमारा इसमें लिखा हुआ। आगे, पेरिस्कोप इज अ डिवाइस इन विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिफ्लेक्टेड अगेन। अब यहाँ पे ना हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं। इस पेरिस्कोप डिवाइस के अंदर बेसिकली रिफ्लेक्टेड लाइट को ही दोबारा रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, पेरिस्कोप कैसे काम करता है। सबसे पहला बात तो पेरिस्कोप इज अ लॉन्ग tubular device through which a person can see things that are out of the direct line of sight। यानी कि मान लीजिए कि कोई चीज़ ना, जैसे सपोज करो कि आप अपने छत के नीचे खड़े हैं, ठीक है, लेकिन आपको वो चीज़ देखना है जो कि आपके छत से दिख जाता है। सपोज कीजिए कि आपके छत से ही आपके दोस्त का घर दिख सकता है, लेकिन आप अपने छत के नीचे हैं, तो आप क्या करोगे, एक बहुत ही लंबा सा आपको पेरिस्कोप लगाना पड़ेगा, आपके छत से लेकर आपके नीचे तक, पूरा ग्राउंड तक एक पेरिस्कोप लगाना पड़ेगा। वो पेरिस्कोप क्या करेगा, सिंपल सा, उस पेरिस्कोप में ना शीशे लगे होते हैं, तो आपके दोस्त का जो घर है उसका इमेज बनेगा कहाँ पे, शीशा पे। फिर एक और शीशा नीचे लगा होगा जो घर का इमेज नीचे वाले शीशे पे डायरेक्ट भेज देगा। फिर वहाँ पे आप अपना आँख लगाए हुए होगे तो आपको वहाँ पे वो घर दिख जाएगा आपका,
इसी तरीके से हमारा पेरिस्कोप काम करता है। और पेरिस्कोप का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है ना, ये हम लोग आज मतलब हम लोग तो अपने आम जिंदगी में नहीं करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा सबमरीन में किया जाता है। अभी आपको बताएंगे, इसका लाइव एग्जाम्पल आपको बताएंगे। तो पेरिस्कोप क्या हो गया? पेरिस्कोप एक लंबा सा एकदम ट्यूब जैसा डिवाइस होता है जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट को दोबारा रिफ्लेक्ट किया जाता है ताकि आप उन चीज़ों को भी देख सको जिसको कि आप नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, यही हमारा डिवाइस कहलाता है पेरिस्कोप। आपके बुक में डायग्राम ये दिया हुआ होगा, एनसीईआरटी में पेरिस्कोप का डायग्राम नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, यदि आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उसमें एक पेरिस्कोप का डायग्राम दिया हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स अरेंज्ड पैरेलल टू वन अनदर। तो पेरिस्कोप में दो मिरर होते हैं और दोनों का दोनों मिरर एकदम एक दूसरे के पैरेलल रखे होते हैं, यानी कि जस्ट एक दूसरे के आमने सामने। तभी जाकर पहले वाले में जो इमेज बनेगा वही इमेज दूसरे वाले मिरर पे जाके छाप पाएगा, यानी कि पहला वाले मिरर का इमेज दूसरे वाले मिरर पे तभी जा पाएगा जब बिल्कुल सामने सामने हो। ठीक है, तो पेरिस्कोप में हमारा ऐसा ही होता है। आप डायग्राम को देखोगे आपको पेरिस्कोप ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेरिस्कोप्स आर यूज्ड इन सबमरीन्स, टैंक्स एंड ऑल्सो बाय सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड। अच्छा देखो क्या होता है, सबमरीन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सबमरीन में आपने देखा होगा, आपने कोई ऐसा मूवी देखा है जिसमें पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सबमरीन थोड़ा सा ऊपर आता है पानी के, पूरा ऊपर नहीं आता, बस सबमरीन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो पानी के ऊपर आता है और सबमरीन के नीचे बैठे बैठे वो देख लेता है कि पानी के ऊपर क्या क्या है ना, ऐसा होता है हमारा। तो वही हमारा कहलाता है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप सिंपल सा क्या होता है, सबमरीन में ऊपर की ओर निकलता है, पानी के ऊपर चल जाता है वो, और वो पूरा घूम जाता है पूरा, और वो पूरा घुमा के दिखा देता है कि पानी के ऊपर क्या क्या है, कौन सा जहाज है, कहाँ पे है, कितने दूरी पे है, पानी के ऊपर कौन तैर रहा है, क्या है, सब कुछ वो सबमरीन के नीचे बैठे बैठे देख लेता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है पेरिस्कोप का। उसी प्रकार से टैंक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। टैंक मतलब जो लड़ाई उड़ाई में इस्तेमाल होते हैं, उसमें फिर से हमारे सोल्जर्स बंकर में, यानी कि गड्ढे में जो छुपे रहते हैं, वो अपने पेरिस्कोप को ऊपर लगाते हैं और ऊपर के चीज़ों को बंकर में बैठे बैठे वो लोग देख लेते हैं। तो यही हमारा पेरिस्कोप का बहुत अच्छा यूज है। ठीक है, पेरिस्कोप समझ में आ गया क्या होता है? तो सिंपल सा पेरिस्कोप किस बेसिस पे काम करता है? रिफ्लेक्टेड लाइट को ही दोबारा रिफ्लेक्ट करके इमेज हमको दिखा देता है पेरिस्कोप। कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक तरफ इसका रहता है खुला हुआ जगह जहाँ से कि इमेज बनता है, और एक जगह रहता है जहाँ पे आप अपना आँख लगा के देखते हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारा पेरिस्कोप काम करता है। अब तो मेरे हिसाब से पेरिस्कोप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका मल्टीपल इमेजेस का। मल्टीपल इमेजेस क्या है भाई? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका वो वाला, जब हम लोग अपने सैलून में बाल कटाने के लिए जाते हैं, आगे भी शीशा होता है, पीछे भी शीशा होता है, तो हमारा जो खोपड़ी का जो इमेज है वो कितना बार बन जाता है? बहुत बार बन जाता है ना। ऐसा लगता है कि जैसे एक ही आदमी ना कितने शीशे में दिख रहा है। वही हमारा मल्टीपल इमेज का एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। देखो खैर इसमें क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। देखो एक प्लेन मिरर एक ऑब्जेक्ट का इमेज तो एक ही बना सकता है। जैसे मान लो कि यदि मेरे घर में वो शीशा रखा हुआ जिसमें कि हम अपना डेली चेहरा देखते हैं, तो उसमें मेरा इमेज कितना बनता है? एक ही बनता है। लेकिन वही मिरर यदि हम बहुत इस्तेमाल कर ले, बहुत सारा यदि हम मिरर इस्तेमाल कर ले, तो वही मेरा इमेज, एक मिरर पे तो एक ही इमेज बनेगा, लेकिन ज़्यादा मिरर होने के वजह से इसका इमेज उस वाले मिरर पे टकराएगा, उसका इमेज इस वाले मिरर पे टकराएगा, ऐसे टकराते टकराते हमारा बहुत सारा इमेज क्रिएट हो जाता है। और ऐसा हमको लाइव देखने को कहाँ पे मिलता है? अपने सलून में, क्योंकि आगे भी शीशा होता है, पीछे भी शीशा होता है, इस वजह से हमारा हो जाता है। आगे, बट व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर कीप्ड इंक्लाइंड एट एन एंगल देन दे कैन फॉर्म मल्टीपल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि दो प्लेन मिरर को हम आमने सामने रख दें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मल्टीपल इमेज बना लेता है, मतलब बहुत सारा इमेज वो क्रिएट कर लेता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका सलून में है। हम लोग अपने मेंस वाले सलून में जाते हैं तो वहाँ भी यही चीज़ होता है, गर्ल्स वाले सलून में भी यही चीज़ होता है, यानी कि सलून में जो शीशा का डिजाइनिंग है ना वो इसी प्रकार से होता है ताकि आपका इमेज उसमें ज़्यादा दिख सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन वन प्लेन मिरर एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द अदर प्लेन मिरर, यानी कि जो इमेज हमारा पहले वाले मिरर में बनता है वही इमेज ऑब्जेक्ट का काम करता है दूसरे वाले मिरर के लिए। फिर उसका इमेज उस पर बनेगा, फिर उसका इमेज उस पर, इस तरीके से बनते 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 हमारा बहुत सारा इमेज बन जाता है।
ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा मल्टीपल इमेज बना लेता है। आगे बढ़ते हैं। वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ आवर सेल्स इफ वी स्टैंड बिफोर टू प्लेन मिरर्स हैविंग ऑन अपोजिट वॉल्स, यानी कि दोनों अपोजिट वॉल पे एक आगे और एक पीछे भी हमारा शीशा लगा हुआ है बड़ा सा, तो हम अपना फेस का जो इमेज है वो बहुत सारा देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही हमारे सलून में ऐसा कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चले, एक सलून का जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी बुक में वो हम आपको दिखा देते हैं, आप ज़्यादा समझ पाओगे। ये वाला डायग्राम आप देखो, इसी प्रकार का सलून में कुछ होता है, यानी कि एक शीशा तो आपके बिल्कुल आगे होता है, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ जिसका बाल काटना है, एक शीशा आगे होता है, एक शीशा पीछे होता है। यदि शीशा पीछे नहीं होता है तो जो आपका बाल काटता है ना, वो एक छोटा सा शीशा लेके दिखाता है आपको कि देखो आपके पीछे का बाल कुछ इस तरीके से कटा है ना, तो वही इस वाले इसमें दिखाया जा रहा है। लेकिन यदि एक पीछे यदि ऑटोमेटिक एक शीशा होता तो क्या इसको हाथ में लेकर दिखाने की जरूरत थी क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अब हाथ में लेकर दिखाया नहीं जाता क्योंकि लगभग हर सलून में ये चीज़ होता है, पहले से शीशा पीछे रखता है। यदि नहीं रहता है तो छोटा मोटा सलून है तो वहाँ पे बार्बर, मतलब कि जो आपका बाल काटने वाला होता है आदमी, वो एक छोटा सा शीशा लेके आपके पीछे का बाल को आगे के शीशे पे प्रस्तुत कर देता है और आप उसको देख जाते हो आराम से। ठीक है, तो यही हमारा है मल्टीपल इमेज का एग्जाम्पल। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक का है। दोबारा आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो इस तरीके से हमारा मल्टीपल इमेज वाला काम चलता है। तो मल्टीपल इमेज भी आपको समझ में आ गया। चलिए, इसी के अंदर ना हम लोगों को एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, छोटे से डिवाइस के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप किस तरीके से बनता है, इसको बनाने का ना बहुत ही सिंपल तरीका होता है। और यदि आपको कभी मौका मिले, खाली टाइम में बैठे कभी आप रहिएगा संडे को, तो आप इसको घर में बना के ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और ये कैसे बनाना है, आप इसको चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर यदि आप गूगल पे सर्च नहीं करना चाहते हो तो आपके पास जो बुक है ना, उसमें एक्टिविटी के तौर पे इसको समझाया गया है कि आप कैसे घर बैठे बैठे एक कैलिडोस्कोप बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तो आप एक पेरिस्कोप भी घर बैठे बना सकते हैं। ये सब आपके बुक में, रेफरेंस बुक में एक्टिविटी में दिया हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी में बताया गया है कि आप कैसे एक पेरिस्कोप बना सकते हैं, कैसे आप एक कैलिडोस्कोप बना सकते हैं। बड़ा सिंपल होता है ये, कभी आपको मौका मिलेगा, खाली बैठे होंगे आप घर में, तो उस दिन आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक्टिविटीज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल खोल लो, उसमें तो वीडियो के तौर पे दिखा देता है यूट्यूब पे सारा कुछ। ठीक है, चलिए खैर, लेकिन हम क्लास में नहीं करा सकते, नहीं तो फिर क्लास हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कैलिडोस्कोप भी हम लोग बना सकते हैं। अब ये कैलिडोस्कोप किस तरीके से काम करता है देख लो ध्यान से। The kaleidoscope is an instrument or toy containing inclined plane mirrors which produce multiple reflections of colored glass pieces and create beautiful patterns। देखो, कैलिडोस्कोप ना बेसिकली एक तरीके का खिलौना होता है। इसको हम लोग अपने बचपन में, हमको याद आ रहा है जब हम लोग बचपन में मेला जाते थे ना मम्मी लोग के साथ, तो मेले में ये चीज़ मिलता था और ये चीज़ हम लोग खरीदते भी थे। इसमें होता क्या है, बेसिकली डब्बे जैसा होता है ये, और डब्बे जैसा होता है, इसके अंदर ना शीशा लगा होता है। ठीक है, और उस शीशे के अंदर, मतलब कि डब्बा जैसा होता है, डब्बे के अंदर शीशा होता है, और डब्बे के अंदर ही छोटे छोटे ग्लास के पीस होते हैं अलग अलग कलर के। बात समझ आ रही है? और जब उसका परछाई शीशे पे पड़ता है ना, तो बहुत ही रंगीन अलग अलग प्रकार का डिजाइन आपको देखने को मिलता है कैलिडोस्कोप के अंदर। ये हम लोग बचपन में करते थे, लेकिन मतलब खरीदते थे मेले में हम लोग जब जाते थे तो। और ये बनाना उतना कुछ हार्ड नहीं है, आपको कभी मौका मिले तो आप एक्टिविटी को पढ़ के बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल होता है। तो ये सिंपल सा एक खिलौना होता है जिसके अंदर आपका दो या दो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मिरर उसमें होते हैं लगे हुए, और उसी में आपका छोटा छोटा ग्लास का पीस लगा रहता है अलग अलग रंग का, जिसको हम लोग चूड़ी कहते हैं ना, बैंगल्स, चूड़ी, उसका टुकड़ा आप उसमें डाल सकते हो, तो उसमें भी आपका ये चीज़ दिख जाता है। तो बहुत अच्छा इसका डिजाइनिंग अंदर से देखने में लगता है, यानी कि बहुत अच्छा अच्छा पैटर्न आपको नजर आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग डीजे में देखते हैं ना, अलग अलग लाइट जलता रहता है, भुक भाग वाला, उसी प्रकार का कुछ इसमें आपको नजर आएगा। तो हम लोग इसको बचपन में देखे हुए थे, तो अच्छा था ये। आगे बढ़ते हैं। द कलर्ड ग्लास पीसेस acts as an objects and the inclined plane mirrors forms multiple images of these glass pieces by repeated reflections which look like beautiful patterns और designs। तो बेसिकली होता क्या है, वो जो ग्लास का छोटा छोटा पीस होता है ना, वो एक तरीके से कैलिडोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और जब उसका परछाई बार बार शीशे पे पड़ता है तो रंग बिरंगा आपको कलर और अलग अलग प्रकार का पैटर्न देखने को नजर आता है अंदर में, कैलिडोस्कोप के अंदर में। ठीक है, इसी तरीके से हमारा कैलिडोस्कोप काम करता है। बहुत अच्छा ये डिवाइस है, मतलब डिवाइस नहीं कह सकते, सो इस तरीके से अपना इसको खिलौना कहो,
बहुत अच्छा लगता है देखने में, कभी मौका मिले तो बनाइएगा इसको। An interesting feature of a kaleidoscope is that we can never see the same pattern or design again। यानी कि कैलेडोस्कोप का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें आपको हर वक्त नया नया डिजाइन, नया नया पैटर्न देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न बार बार दिख रहा है, मन बोर हो जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें हर बार जब भी आप देखोगे तो पैटर्न अलग अलग बनेगा, तो आपको ना इसमें मजा भी आएगा दिखने में। कैलेडोस्कोप बहुत अच्छा होता है खास। खैर ये बहुत अच्छा होता है, कभी मौका मिले तो आप इसको बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। कैलेडोस्कोप आर यूज्ड बाय डिजाइनर्स ऑफ वॉलपेपर्स एंड फैब्रिक्स एज वेल एज बाय आर्टिस्ट टू गेट आइडियाज फॉर न्यू पैटर्न्स और डिजाइंस। तो कैलेडोस्कोप का जो इस्तेमाल है हम लोग केवल खेलने के लिए या फिर चीज़ों को ब्यूटीफुल देखने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसका इस्तेमाल बड़े बड़े डिजाइनर, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। कपड़े को डिजाइन को बनाने के लिए, दीवार पे डिजाइन बनाने के लिए, अलग अलग प्रकार का डिजाइन आपको बनाना है तो फिर कैलेडोस्कोप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब तो आप देखते होंगे कि दीवार पे ना अलग अलग प्रकार का डिजाइन बनने लगा है ना। आर्टिस्ट पेंटर जो भी होते हैं वो लोग अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाते हैं। तो क्या वो डिजाइन उनके मन में पहले से होता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो कैलेडोस्कोप का इस सहारा लेते हैं। कैलेडोस्कोप में अच्छा सा पैटर्न बन गया, उसी को वो लोग निकाल लेते हैं या फिर उसका इमेज बना लेते हैं और उसी को दीवार में बना देते हैं, छाप देते हैं, जो कि बिल्कुल देखने में अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे हर वक्त आपके पास एक नया डिजाइन तैयार है कैलेडोस्कोप से। तो वही नया डिजाइन छत पे, दीवार पर, कहीं पर भी आर्टिस्ट उतार देता है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कैलेडोस्कोप काम करता है। अब तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक सनलाइट, वाइट और कलर्ड। बताइए सनलाइट जो है यानी कि सूरज की रोशनी जो है वो बिल्कुल सफेद है या कलर्ड है? कलर मतलब अलग अलग रंग का। बताइए कलर्ड है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमको पता है कि उसमें 7 रंग होता है। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब सूरज की रोशनी बिल्कुल देखने में उजला लगता है, बिल्कुल वाइट लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो वाइट कलर अपने आप में 7 रंग को अपने अंदर समेटे हुए है। ठीक है, खैर इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें कहा गया है द सनलाइट इज रेफर्ड टू एज अ वाइट लाइट। बिल्कुल सही बात है, यानी कि सनलाइट को हम लोग क्या मानते हैं? व्हाइट लाइट मानते हैं, सिंपल सा, यानी कि सफेद लाइट मानते हैं। आगे दी व्हाइट सनलाइट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स मिक्स्ड टुगेदर। एक्चुअली में जो वो आपको उजला कलर का सनलाइट दिखता है ना, वो उजला एक्चुअली में दिखता तो है, लेकिन एक्चुअली में वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे अब वो 7 कलर कौन कौन सा है इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। द 7 कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर है, आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, इसको ना याद रखने का तरीका हम लोगों को बचपन में हमारे टीचर बताते थे, विवग्योर, VIBGYOR। इसका बहुत ही अच्छा सेंस है। V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। यानी कि सभी का पहला पहला अक्षर ले लो, वही हो गया हमारा विवग्योर। ये अच्छा होता था याद करने के लिए। विवग्योर मतलब VIBGYOR। V मतलब वायलेट, VIB, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O रेड, सॉरी O ऑरेंज और R रेड। सिंपल सा इसे हम लोग इसको याद करते थे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सनलाइट में कितने कलर? 7 कलर। ठीक है, विवग्योर। आगे बढ़ते हैं। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, देखो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अच्छा, जब रेनबो बनता है बरसात के बाद, जब रेनबो बनता है तो रेनबो में आपको कितने कलर देखने को मिलते हैं? 7 कलर। यानी कि वो जो व्हाइट लाइट था वो 7 अलग अलग कलर में क्या हो गया? बिखर गया। तो उसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी कि जब सिंपल सा आपका लाइट अलग अलग कलर में बिखर जाए, आपको अलग अलग कलर में दिखने लग जाए, तो वही हमारा कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे रेनबो इन द स्काई इज ए नेचुरल फिनोमेना शोइंग द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। यानी कि रेनबो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। रेनबो जो हमारा बनता है आसमान में बरसात के समय में, वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है किसका? डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। मतलब कि रेनबो अपने आप में वो 7 कलर को समेटे हुए हैं और वो 7 कलर हम लोगों को दिखा देता है बरसात के समय में। तो रेनबो हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट को दर्शाता है। आगे द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ऑल्सो टेल्स अस दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स मिक्स्ड टुगेदर। अच्छा, रेनबो आपको और क्या बताता है? रेनबो आपको एक चीज और ये बताता है कि हमारा जो सनलाइट है
वो 7 कलर से मिक्स है और वो 7 कलर से मिलके बना हुआ है। रेनबो बनता कैसे? देखो, रेनबो बेसिकली बरसात के समय में जो वाटर वेपर होता है ना, यानी कि बरसात हो गया, बरसात होने के बाद आप देखते होगे कि आसपास ना नमी बना रहता है। नमी मतलब वाटर वेपर हमारा उड़ता रहता है। उसी वाटर वेपर पे जब सनलाइट पड़ता है तो वही हमारा व्हाइट लाइट 7 अलग अलग रंग में बिखर जाता है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हालांकि आपको हम डीपली पढ़ाएंगे क्लास 10th में, उसमें आपको डीप में पढ़ना है। उसमें एक टॉपिक है, क्लास 10th में टॉपिक है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, साइंस में। उसी के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है कि आखिर रेनबो का फॉर्मेशन होता कैसे है। उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपने पूछा तो बस आप ये जान लीजिए कि बरसात के बाद हमारा जो आसपास का माहौल होता है ना, वो नमी हो जाता है थोड़ा सा, उसमें वाटर वेपर भर जाता है। तो वाटर वेपर पे जब सनलाइट पड़ता है तो वो वाटर वेपर पे जब सनलाइट पड़ता है तो वो वाटर वेपर बेसिकली प्रिज्म के जैसा बिहेव करता है। प्रिज्म समझते हो आप? प्रिज्म नहीं समझते, कोई बात नहीं, ग्लास समझते होंगे। ग्लास की तरह वो बिहेव करता है और उसी के बाद हमारा वो सनलाइट यानी कि व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर में बिखर जाता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो रेनबो और क्या बताता है आपको? रेनबो ये बताता है कि व्हाइट लाइट यानी कि सनलाइट 7 अलग अलग कलर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे अपना व्हाट इज इनसाइड आवर आईज, यानी कि हमारे आंख के अंदर क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।